नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं योगेश बोहरा आपका स्वागत करता हूं एक और नई कक्षा में। और आज हम वैश्विक भूगोल की जो कक्षा है महाद्वीप और महासागर वाली, उसमें से महाद्वीप का कुछ भाग हम आज देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पूरा विश्व जो है वो 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ठीक है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो जल है। अधिकांश लगभग 70% जो भाग है वो जल है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जो भूभाग है वो 29.2% है, जबकि जो जल वाला भाग है वो लगभग 70.8% है। हमारे भूगोल के एक बहुत बड़े विद्वान हुए वैगनर महोदय। वैगनर महोदय के अनुसार उनका जो आंकड़ा है वो 28.3% है, यानी 28.3% तो वो मानते हैं कि भूभाग है, स्थलखंड है, और 71.7 यानी 71.7% जो है वो जलराशि से ढका हुआ है। ठीक है। तो आज हम महाद्वीपों पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, और महाद्वीपों में भी एक महाद्वीप की आज हम किसी भी एक महाद्वीप की चर्चा करेंगे। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये 7 महाद्वीप ये इसी क्रम में हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और फिर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, जो पूरी जो स्थल भाग है उसके 30.6% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में है अफ्रीका, जो लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे ये सारे महाद्वीप हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे प्राचीन भाग माना जाता है इस पूरी पृथ्वी का। ठीक है ना, जो हमारी पृथ्वी है, पहले पूरी पृथ्वी ऐसा माना जाता है कि ये पूरी पृथ्वी पहले एक ही भूखंड था। ठीक है ना, जिसका नाम था पेंजिया। जो भूखंड था पहले पूरा एक ही था। बाद में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी और उसके बाद में ये 7 महाद्वीपों की रचना हुई। तो ये पेंजिया के टूटने से, तो पेंजिया का जो निचला हिस्सा था जो कि गोंडवाना लैंड कहलाता था, ये उसका भाग है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे प्राचीन महाद्वीप इसको माना जाता है। और ये जो बाकी सब जगह जो पानी था, सागर जिसको हम कहते हैं, ये शुरुआत में इसे पेंथालासा वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। बाद में यही सागर, जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी, तो फिर ये अलग अलग, ये पूरा एक ही सागर जो है अलग अलग नामों से जाना गया, और ये 5 महासागर बने, जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस पेंजिया का सबसे प्राचीन हिस्सा जो है, ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का 20% भूभाग है, और इस पर विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ठीक है। यहां पर इसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप का मतलब है डार्क कॉन्टिनेंट, इसको कहा गया है क्योंकि इसमें जो है कई प्राचीन चीजें मिलती है, और इसमें जो जनजातियां निवास करती है, काफी पिछड़ा हुआ भी है ये महाद्वीप, है ना। अभी भी शिक्षा का और प्रसार नहीं हो सका है, कई कारणों से इसकी खोज बाद में हुई, है ना। कई कारणों से जो है इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा दोनों गोलार्धों में समान रूप से ये महाद्वीप स्थित है। देखिए, पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, और इसके ऊपरी जो भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसका निचला भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध
कहते हैं, विषुवत रेखा के दोनों ओर। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये दोनों, ये जो महाद्वीप है ये इन दोनों में ही बराबर में आता है, ठीक है ना, इसलिए इस महाद्वीप को दोनों गोलार्धों वाला महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इस महाद्वीप की विशेषता है कि तीनों जो मुख्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, देखिए ये आपकी जो पृथ्वी है इसमें जो अक्षांश है ये 0 डिग्री, फिर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये अक्षांश जो रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये तीनों अक्षांश रेखाएं जो हैं ये इस महाद्वीप से निकलती हैं, ठीक है ना। ये एक इस महाद्वीप की और विशेषता है। तो इन तीनों अक्षांश रेखाओं के कारण जो यहाँ की जलवायु है वो एक निश्चित जलवायु हो गई है यहाँ की, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के होने से। ये भूमध्य रेखा, इन तीनों भूमध्य रेखा, इन तीनों रेखाओं के होने के कारण यहाँ की जलवायु एक विशेष प्रकार की जलवायु है, और इसीलिए इस महाद्वीप की कई प्राकृतिक विशेषताएं हैं। और इस महाद्वीप में अब आगे हम देखेंगे, देखिए इसको आगे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की, तो यूरोप के 2 नागरिक थे, डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टेनले। इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है ना, इस महाद्वीप को इन्होंने खोजा, इन्होंने पता लगाया, क्योंकि पहले चूंकि इतने साधन नहीं थे और जो व्यापारिक मार्ग थे उनके अलावा कहीं कोई जाता नहीं था, तो बाद में यूरोपीय हमेशा से खोज ही रहे हैं, नई नई जगह खोजी उन्होंने। भारत की खोज भी यूरोपियों ने की थी, सबसे पहले वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोजा था, है ना। तो उसी दौरान ये डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टेनले ने इस महाद्वीप की भी खोज की। ये महाद्वीप जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए ये महाद्वीप अक्षांश और देशांतर में इसकी कितनी दूरी है, कितना ये बड़ा है, तो ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, है ना, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये महाद्वीप इस तरह से, ठीक है ना। और इसी तरह से 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, तो 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये इतना इसका विस्तार फैला हुआ है ये महाद्वीप, ठीक है ना। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो है ये बता रहे हैं कि ये चारों तरफ इसकी स्थिति क्या है, तो ये इस तरह से ये महाद्वीप है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे, ये इस तरह से होगा कुछ, देखिए आप, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि यूरोप, यहां इसमें यूरोप है, देखिए इस जगह ये यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, इस महाद्वीप। यहां पर ये एशिया का हिस्सा है, यहां हिंद महासागर और अरब सागर है, अरब सागर है यहाँ, ठीक है, यहां हिंद महासागर है, और यहां अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा घिरा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि यूरोप से तो ये जिब्राल्टर जन संधि से अलग होता है, ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में एशिया में जो स्वेज नहर बनी, देखिए एशिया में जो स्वेज नहर बनी, तो ये भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है। एशिया में ये स्वेज नहर जो बनाई गई, ठीक है ना, ये लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ती है ना, एक भूभाग को काट करके स्वेज नहर बनाई गई, उससे भी ये यूरोप से और एशिया से, दोनों से ये अलग होता है इस तरह से, ठीक है ना। इधर अरब सागर आ गया इस साइड में, है ना, और पूर्व में इसके हिंद महासागर है, ठीक है ना, और बाकी का हिस्सा जो है वो अटलांटिक महासागर का है,
ठीक है ना। तो ये इस तरह से इस महाद्वीप की अवस्थिति है, ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, तीनों मुख्य रेखाएं इससे निकलती है जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए हॉर्न का मतलब होता है सींग, ठीक है ना। अफ्रीका के 4 ऐसे देश हैं जिनकी आकृति कुछ इस तरह की है कि जिनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये अफ्रीका का क्या है, सींग है। जैसे कि इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, इन चारों देशों को मिलाकर के एक ऐसी रचना बनती है जो कि एक सींग के समान है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो ये देखिए ये पूरा इलाका जो है, जैसे इसके पास में ही आपके सूडान है, मिस्र है, ये पूरा इलाका ऐसा है कि जहां ऐसा माना जाता है कि यही इलाका मानव के प्राथमिक जो मानव जो पैदा हुआ था वो यहीं हुआ था। सबसे पहले मानव का जन्म जो होमो सेपियंस जिसे हम कहते हैं, यानी आधुनिक मानव जो है, सॉरी, ये आधुनिक मानव का क्या है, जन्म स्थल है होमो सेपियंस का। इसका कारण क्या है कि आज से 30 लाख साल पुराना एक जीवाश्म मिला है यहां पर, जो आगे आप आएगा इसमें हम देखेंगे उसमें कि ये जो हमारी जो इसकी जो रिफ्ट है, इसकी जो भूभ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है, उसी में ही भूभ्रंश घाटी में ही 30 लाख साल पुराना एक स्त्री का जीवाश्म मिला है, 30 लाख साल पुराना होमो सेपियंस महिला का, ठीक है ना। उसको फिर वैज्ञानिकों ने नाम दिया है लूसी। उस जीवाश्म को क्या नाम दिया है, लूसी। मतलब कि उस जीवाश्म का उन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया है लूसी, कि भाई ये 30 लाख साल पहले पहली हमारी जो पूर्वज है ना, होमो सेपियंस की। इससे पहले हम थोड़े और अलग थे, है ना। ऐसा भाई विज्ञान मानता है कि मानव का जन्म जो है बंदर से एक क्रमिक विकास हुआ है। अभी वाली जो हमारी पीढ़ी है वो होमो सेपियंस कही जाती है, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है उसका भी प्राथमिक जो जीवाश्म है वो अफ्रीका से ही मिला है, ठीक है ना। उस जीवाश्म को, जो कि एक स्त्री कंकाल है या स्त्री का जीवाश्म है, उसको नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा लूसी, ठीक है ना। तो ये होमो सेपियंस विज्ञान की जो आधुनिक जो विज्ञान में जो बताया गया है कि हम जो आधुनिक जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ये आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो आगे देखिए इसकी जलवायु कैसी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, चूंकि ये तीनों मुख्य रेखाएं इससे गुजरती है, तो इस तीनों के बीच की जो जलवायु है ये थोड़ा इससे भी बड़ा है ना, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये तीनों जो मुख्य रेखाएं गुजरती है, इसके कारण इस एरिया की जो जलवायु है, इस इलाके की जलवायु है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्यों है, अब आप देखिए इसका कारण है, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा जहां कहीं भी है पूरे विश्व में, जहां से भी निकलती है, उस पर सूर्य सीधा चमकता है। सीधा चमकने के कारण जो ज्यादातर जगह 70% पानी है, तो वहां से बादल भाप बन करके उड़ते हैं, और दोपहर तक बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। उसके बाद में फिर बारिश होना शुरू हो जाती है, और बारिश होती है शाम तक, और फिर रात को फिर ठंड पड़ती है। तो ये एक दैनिक क्रम है, मतलब भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोगों के लिए दैनिक रोज बारिश होना, रोज गर्मी पड़ना, तो उष्ण कटिबंधीय बन जाता है। उमस भी होती है वहां। अब रोज बारिश हो रही है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ उमस का माहौल है ना। तो ये बारिश के समय पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो अभी उमस का माहौल आप बाहर देखेंगे तो एक अजीब सी उमस है। ये भूमध्य सागर के लिए नॉर्मल है, प्रतिदिन का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और इसमें भी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कांगो बेसिन में होती है और गिनी के तट पर होती है। इसमें जो कांगो बेसिन है वहां और गिनी के तट पर। जैसे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मोनसिन राम में होती है ना। पहले चेरापूंजी में होती थी, उसके पास में मोनसिन राम नाम का एक स्थान है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वहां होती है। वैसे ही इसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कांगो बेसिन और गिनी तट पर होती है। फिर देखिए अल अजीजिया, ये लीबिया में है। अभी थोड़े समय पहले लीबिया में बहुत बड़ी क्रांति भी हुई थी, आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। उस लीबिया में अल अजीजिया नाम के एक स्थान पर सबसे ज्यादा तापमान अब तक का विश्व का रिकॉर्ड किया गया है, लगभग 58 डिग्री, ठीक है ना।
तो ये अल अजीजिया विश्व में सबसे ज्यादा तापमान वाला स्थान है। अब भारत में सबसे बड़ा तापमान वाला स्थान अभी जैसे फलोदी है ना, लगभग 52 डिग्री, करीब 52-53 डिग्री। चूरू है ना, इन स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया है। वैसे ही यहां पर अल अजीजिया में 58 डिग्री विश्व का सर्वाधिक तापमान अब तक का रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा एक रेल मार्ग है यहां पर, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो दक्षिणतम बिंदु यानी यहां दक्षिणी अफ्रीका के केपटाउन नगर से यहां मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। पूरे अफ्रीका को नाप लेता है, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये आपके केपटाउन यानी दक्षिणी अफ्रीका के केपटाउन नगर से, जो वहां की राजधानी भी है, और मिस्र की राजधानी काहिरा तक ये रेल मार्ग जाता है। इस रेल मार्ग का नाम ही केप काहिरा रेल मार्ग है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। ये पूरे अफ्रीका का एक उत्तर दक्षिण चक्कर लगाता है। यहां की मुख्य भाषा है स्वाहिली भाषा। यहां की भाषा कौन सी है? स्वाहिली भाषा। यहां जो घास के मैदान है उन्हें हम सवाना घास के मैदान कहते हैं। और स्वेज नहर से है, स्वेज नहर जो है ये आपकी, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। स्वेज नहर जो है ये कैसे, क्या स्वेज नहर पहले नहीं थी, ये गांधी जी का जब जन्म हुआ, ठीक है, उस समय स्वेज नहर का निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने करवाना शुरू किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि भारत से जो व्यापार होता था, यहां भारत आता है करीब, है ना, ये श्रीलंका, तो भारत से जो व्यापार होता था तो उसके लिए जहाजों को पूरा घूम करके, केप ऑफ गुड होप से घूम करके यूरोप जाना पड़ता था। तब फ्रांसीसी इंजीनियरों ने सोचा, जो इंजीनियर का नाम यहां लिखा हुआ है फर्डिनेंड डी लैप्लेस, इनके नेतृत्व में फिर शुरू किया गया। और इन्होंने क्या किया कि लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक भूखंड था एशिया का, उसको काट करके और एक नहर का निर्माण किया। ठीक है ना। और ये जो नहर है ये आज दुनिया में व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्योंकि पूरा व्यापारिक, यूरोप का पूरा जो व्यापार है भारत से और भारत के नीचे के जो दक्षिण के देशों से इंडोनेशिया तक, वो सारा इस मार्ग से ही होता है। अब केप ऑफ गुड होप घूम करके भारत आने की जरूरत नहीं है। ये स्वेज नहर बनने के बाद में सारा का सारा व्यापार जो है इसी से ही हो जाता है, सारा का सारा यहीं से आती है। तो ये बहुत एक व्यस्ततम मार्ग है। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि स्वेज नहर पर एक भारतीय जहाज पर सोमालिया के डाकुओं ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है और भारत से बहुत सारा माल जाता है, तो कई बार ऐसा होता है। हालांकि भारत की सरकार सशक्त है, उन्होंने उनको सुरक्षित, सामान सहित लोगों को सुरक्षित बचा लिया। तो लेकिन इन देशों की प्रगति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब ये प्रगति हो जाएगी तो फिर इनमें ये लूटमार नहीं होगी। ऐसा हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं। तो वो उसकी जियोपॉलिटिकल कारण है कि वहां गरीबी है और भारत से समृद्धि जो व्यापार होती है वो यूरोप से सीधा व्यापार होता है भारत का, तो इस कारण से वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है ना। तो ये किससे जुड़ी हुई है स्वेज नहर? भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। ठीक है ना। दोनों जुड़ जाने से फिर ये अरब सागर से जो होता हुआ ये माल सीधा लाल सागर पहुंच जाता है भूमध्य सागर से, और लाल सागर से सीधा फिर इटली और यूरोप के अन्य देशों में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत तेजी से हो जाता है ये कार्य। पहले ये केप ऑफ गुड होप घूमकर काफी समय लग जाता था। ठीक है ना। तो ये अभी विश्व का, ये मैंने लिख भी दिया इसमें। अच्छा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर है। ठीक है ना। जैसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2, है ना, जो भारत में नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और इसके अलावा जो भारत में है वो है कंचनजंगा। ठीक है। वैसे ही ये किलिमंजारो जो कि है ये अफ्रीका में है। ठीक है ना। तंजानिया में स्थित है ये। ठीक है ना। दूसरा है केन्या का पर्वत है या किरियांग पर्वत, है ना। केन्या पर्वत या किरियांग पर्वत, ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का है। इसके अलावा एक वहां पर और पर्वत है एटलस। ये एटलस पर्वत जो है ये 3 देशों में है। 3 देशों में ये पहाड़ियां हैं। ये है मोरक्को, इसको मैंने MAT से लिखा है, मोरक्को,
अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है ना, इन तीनों देशों में MAT है ना। इसके बाद में है ड्रैकन्सबर्ग और कैमरून, ये भी वहां पर पर्वत है, ठीक है ना। इनके नाम मैं बता देता हूं, मोरक्को, अल्जीरिया, और ट्यूनीशिया, ये 3 देशों में फैला हुआ है। ड्रैकन्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में है ना, दक्षिण अफ्रीका में। और ये कैमरून जो है, ये कैमरून में ही है, कैमरून नाम का भी एक देश है वहां पर, ठीक है ना, वहीं पर ये है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी, ये है आपके 6,900 किलोमीटर लंबी, ठीक है ना। अफ्रीका की जो महान भूभ्रंश घाटी है ये 6,900 किलोमीटर लंबी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्रेट रिफ्ट वैली की। ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी कहलाती है, जो कि 6,900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। ये अफ्रीका को धीरे धीरे 2 भागों में बांट रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है। ये यहां से ये 2 भागों में बढ़ जाती है खुद भी, और इस तरह से ये ग्रेट रिफ्ट वैली ही जो मानव सभ्यता का जो है केंद्र मानी जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वाधिक पहला जो जीवाश्म मिला है मानव का, एक मानव स्त्री का, वो इसी ग्रेट रिफ्ट वैली से ही मिला है, ठीक है ना। सीरिया और मोजाम्बिक देश तक ये फैली हुई है। ये पूर्वी अफ्रीका का भाग है, ये पूर्वी अफ्रीका है, इसका ये भाग है। अच्छा, एक बच्चे का प्रश्न आया कि क्या ये जो रेल मार्ग है, केप टाउन रेल मार्ग है, ये क्या विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? नहीं, ये अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है ना, जो कि रूस में है। रूस एक बहुत बड़ा देश है, और रूस में ये जो है मास्को तक, साइबेरिया से लेकर और रूस की राजधानी मास्को तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक जाता है। रूस इतना बड़ा देश है कि ये 11 समय विभागों में बटा हुआ है, 11 समय विभागों में, ठीक है ना। एक समय विभाग 1 घंटे का होता है, इसलिए रूस में जब गाड़ियां चलती है तो किसी भी एक अक्षांश को, 1 घंटे के अक्षांश को पार करने पर वो रूस के लोग अपनी घड़ियों में 1-1 घंटा कम या ज्यादा कर लेते हैं। ये इतना बड़ा देश है कि इसके एक छोर पर जब सुबह के 5 बजते हैं तो दूसरे छोर पर 11 घंटे आगे शाम के 4 बज रहे होते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा ये देश है, ठीक है ना, रूस। तो इसका जो ये रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 11 घंटों का फर्क है। हमारे यहाँ तो एक ही रेखा है 82.5 डिग्री, उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर सारा टाइमिंग होता है, लेकिन रूस के अंदर एक रेखा से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा देश है, तो इसलिए उन्होंने 11 समय विभाग रख रखे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि ये महान भूभ्रंश घाटी है और ये मानव सभ्यता का प्राथमिक आश्रय स्थल रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की झीलों की। तो यहाँ की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी झीलें हैं अफ्रीका की, ये सब इस महान भूभ्रंश घाटी में ही है, ठीक है ना। ये मीठे पानी की झील है, और ये कीनिया, युगांडा और तंजानिया तीनों देशों की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है ना। कीनिया, युगांडा और तंजानिया तीनों देशों की सीमाओं पर ये झील यहाँ पर स्थित है, और इससे पूरे इन तीनों देशों की प्यास बुझती है। इसमें जो है मछलियां वगैरह भी वो लोग पकड़ते हैं, है ना। काफी बड़ी झील है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टांगानिका। ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है, और ये भी 3 देशों में, तंजानिया, 4 देश हैं, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया के अंतर्गत आती है। ये इन चारों की सीमाओं पर ये स्थित है। चारों देशों को इससे लाभ मिलता है, इसका जल चारों देश उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है मलावी झील। ये मलावी नाम से है, तो ये इसका अधिकांश हिस्सा मलावी देश में है, और मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आती है रुडोल्फ, ठीक है ना।
ये रुडोल्फ झील कीनिया में स्थित है। रुडोल्फ झील जो है ना वो केन्या देश के अंदर स्थित है। केन्या जो देश है उसमें ये स्थित है, ठीक है ना। हाँ, केन्या में भी जो उसका उत्तरी भाग है उस पर ये स्थित है। इसके बाद में है अगली झील, मुख्य झील है ये भी। ये अब ये भूभ्रंश घाटी से अलग है। यहां तक कि सब झीलें ये भूभ्रंश घाटी की झीलें हैं, महान भूभ्रंश घाटी की झीलें हैं। इसके बाद में ये पश्चिमी की है, तो ये चाड झील है। ये जो है चाड, नाइजर और नाइजीरिया है ना। चाड इसका अधिकांश हिस्सा चाड देश में है, बाकी नाइजर और नाइजीरिया की सीमा पर भी ये स्थित है। नाइजर और नाइजीरिया दोनों ही देश के नाम है, ठीक है ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, करीबा झील, ये भी बाहर की झील है, मैंने बताया भूभ्रंश घाटी से अलग है ये झील, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की वो विक्टोरिया झील है। ये महत्व का प्रश्न बनता है परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका की नदियों के बारे में, नदियां, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, वो लंबी नदी की बात हो रही है, ठीक है ना, वो है नील नदी। वो अफ्रीका में ही है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 6,650 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इतनी लंबी नदी है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है ये नदी, और भूमध्य सागर में जाकर के उसमें विलीन हो जाती है। ये नील नदी दो प्रकार की है, श्वेत नील और नीली नील। इन दोनों के मिलने से एक नदी बनती है, उसका नाम है नील नदी। सफेद नील और नीली नील के मिलने से ये बनती है, ठीक है ना। मिस्र में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है आसवान बांध। ये बांध बनाने के बाद में मिस्र की प्रगति अधिक हुई, ठीक है ना। मिस्र में चूंकि एक रेगिस्तानी इलाका था और नील नदी वहां आ गई, नील नदी के ऊपर उन्होंने बांध बना दिया, उससे पानी की सप्लाई शुरू हो गई, और उससे उन्होंने खेती और पीने के पानी की एक अच्छी व्यवस्था हो गई, और उससे वहां पर उत्पादन बहुत बढ़ा, जैसे कि कपास। तो मिस्र में कपास का सब बहुत बड़ा उत्पादक है वहां का, अफ्रीका का। तो वो नील नदी का, इसको क्या कहते हैं, नील नदी का उपहार कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को, क्योंकि नील नदी से वहां पर बहुत ज्यादा उन्नति हुई है, ठीक है ना। अब दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। वहां की दूसरी बड़ी नदी है कांगो नदी। इस कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। देखो, कांगो और जायरे ये दोनों ही वहां देश हैं, ठीक है ना। अफ्रीका में अलग अलग देश है, जायरे नाम का एक देश है, कांगो नाम का एक देश है। जायरे से बहती है तो जायरे नदी कहलाती है, कांगो से बहती है तो कांगो नदी कहलाती है, ठीक है ना। तो नदी है, मुख्य नदी है कांगो नदी, दूसरी बड़ी नदी है। इस नदी की विशेषता क्या है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यानी ये भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा माने तो ये नदी इस तरह से जाकर के फिर इस तरह से 2 बार इसको पार करती है ना। ये मुख्य तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में कर्क रेखा को, एक नदी ऐसी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है ना। उस नदी का नाम है माही, हमारे राजस्थान में बहती है, ठीक है ना। और ये भी कर्क रेखा को 2 बार। वैसे ही भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अफ्रीका में कौन सी है, कांगो नदी या जायरे नदी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कांगो नदी है तो भी वही है, जायरे नदी है तो भी वही है ना। और ये मध्य अफ्रीका की नदी है, और ये जो है अटलांटिक महासागर में जाकर के विलीन हो जाती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेनले जो जल प्रपात है ना, वो इसी नदी पर है। स्टेनले जलप्रपात जो है वो सर्वाधिक पानी जिसमें है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा पानी वाला जो जलप्रपात है वो स्टेनले है, सर्वाधिक जल इसमें है, ठीक है ना, सर्वाधिक जल, है ना, तो स्टेनले पर है। इसके अलावा इस नदी पर किंशासा और ब्राजीविले नगर बसे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों ही, किंशासा जो है और ब्राजीविले जो है, ये दोनों ही कांगो और जायरे की राजधानियां हैं, ठीक है ना। कांगो की किंशासा है और ब्राजीविले की जो है वो भी, जायरे की जो है वो ब्राजीविले। इस तरह से ये राजधानी के नगर जो भी है ना, इस जायरे नदी पर बसे हुए हैं। इसको
मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहते हैं अपन लोग। यानी ये जो नदी है इससे बहुत सारा मध्य अफ्रीका का व्यापार भी होता है, इसीलिए इसको मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहते हैं। ठीक है ना। एक और नदी, प्रमुख नदी है नाइजर नदी। ठीक है ना। ये गिनी से निकलती है, गिनी नाम के देश से निकल करके फिर माली, नाइजर, नाइजीरिया और लास्ट में ये गिनी से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी से निकल करके गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? नाइजर नदी है। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको केंजी बांध कहते हैं। केंजी बांध कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में एक और मुख्य नदी है जेम्बेजी। ये अंगोला से निकलती है और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है ना। और करीबा बांध भी इस नदी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जेम्बेजी पर विक्टोरिया जलप्रपात और जायरे पर स्टेनले जलप्रपात। ठीक है ना। हाँ, तो ये विक्टोरिया जो है ये सबसे विशाल, लार्जेस्ट बांध है, सबसे जलप्रपात है, सॉरी लार्जेस्ट, लंबाई में सबसे ज्यादा जो है वो जलप्रपात है यहाँ पर। पानी के लिए सर्वाधिक जो है वो स्टेनले जलप्रपात है, और लंबाई में देखे जाएं सर्वाधिक लार्जेस्ट जो अगर फॉल है, वाटरफॉल, तो वो ये विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज नदी वाटरफॉल। ऑरेंज नदी है ना, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है ना। ये दक्षिण अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी ये हिंद महासागर में गिरती है। ये कुछ नदियां हैं जिनके नाम हमको ध्यान होने चाहिए कि भाई हाँ ये नदियां अफ्रीका की है, लिम्पोपो है और ये ऑरेंज है ना। अब बात करते हैं मरुस्थलों की। तो अफ्रीका जो है उसमें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। ठीक है ना। तो ये तो अब सभी को पता है कि सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। इसके अलावा दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पर उत्तर में जो है सहारा हो गया, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल अपने एक विशेष प्रकार के पक्षी के लिए जाना जाता है। ये पक्षी ऐसा पक्षी है जो जब भी खतरा महसूस होता है तो अपनी गर्दन को अपने मिट्टी के अंदर दबा लेता है। इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। ये उड़ नहीं सकता है, नहीं उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है विश्व का, ये शुतुरमुर्ग है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये शुतुरमुर्ग मिलता है यहाँ पर कालाहारी में, और ये 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल जो है 3 देशों में है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं, 3 देशों में है। 3 देशों में ये फैला हुआ है। ठीक है ना। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। इसके अलावा सूडान में एक छोटा सा मरुस्थल है, न्यूबियन, और सूडान और लीबिया पास पास में है। तो सूडान में जो मरुस्थल है उस फिर लीबिया के अंदर जो मरुस्थल है उसका नाम उसल है, और लीबिया का मरुस्थल ही कहते हैं उसको। और उसके बाद नामीबिया में नाबिब नाम का एक मरुस्थल है, नामीबिया में है तो नामिब नाम का है। सूडान में न्यूबियन, लीबिया में छोटे छोटे मरुस्थल है। मुख्य जो मरुस्थल है यहाँ पर वो है सहारा मरुस्थल, और दूसरा जो मुख्य मरुस्थल है वो कालाहारी है, क्योंकि वहां शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है जो विश्व की सबसे बड़ी नहीं उड़ने वाली चिड़ियाओं में सबसे बड़ी है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस किस क्या क्या जो यहाँ की विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख देश है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका जो है, जो बिल्कुल दक्षिण में है, इसमें आपके जोहान्सबर्ग नाम का एक स्थान है जहां से सोना निकाला जाता है। जोहान्सबर्ग में सोने की खानें हैं, तो यहां से सोना निकाला जाता है। इसी दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले नाम की एक जगह है जहां से हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में यहां पर इसी दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज फ्री स्टेट नाम का एक स्थान है जहां पर यूरेनियम के भी
भंडार मिले हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वेल्डास घास के मैदान होते हैं। देखिए अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं मैंने पहले बताया वो है सवाना, और दक्षिण अफ्रीका में यानी इस पर्टिकुलर इस देश के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको वेल्डास नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप, ये वही रास्ता है जो वास्को डी गामा ने खोजा था। ये केप ऑफ गुड होप इस दक्षिण अफ्रीका में ही सुदूर, यहां पर केप ऑफ गुड, ये दक्षिण अफ्रीका है, तो ये यहां से ये रास्ता जो खोजा गया था ये केप ऑफ गुड होप का, इसको इसका उत्तमांशा अंतरीप एक नाम है। केप ऑफ गुड होप का नाम है उत्तमांशा अंतरीप। ये जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया इस तरह से घूम करके, तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर वो भारत में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो अफ्रीका का चक्कर लगा के, क्योंकि उस साइड से तो जो मुख्य रास्ता था यूरोप और अरब होता हुआ रास्ता, उस पर तो अरबियों का कब्जा था, तो अरब के लोग उन्हें आने नहीं देते थे यूरोपियंस को। तब उन्होंने फिर ये नया रास्ता खोजा था। ये केप ऑफ गुड होप से होकर के आता था ये रास्ता। ठीक है, इसको उत्तमांशा अंतरीप भी इसका नाम दिया जाता है। ये इसके पश्चिम में है ना। आगे बढ़ते हैं। गिनी नाम का एक देश है, ठीक है ना। इसमें विश्व के सबसे अधिक बॉक्साइट के भंडार हैं। ठीक है ना, बॉक्साइट खनिज के जो भंडार हैं वो विश्व में सर्वाधिक कहां पर है? गिनी में है। ये महत्व का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तंजानिया, ठीक है ना। तंजानिया में लौंग की खेती होती है। लौंग एक मसाला है, भारतीय मसाला, ठीक है ना। तो इसकी खेती यहाँ के दो आइलैंड्स पर, जंजीबार और पेम्बा नाम के जो यहाँ के आइलैंड है, द्वीप हैं, उन पर इसकी खेती प्रसिद्ध है। इसके बाद में सेनेगल, सेनेगल, ठीक है ना। सेनेगल जो है अफ्रीका का एक देश है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश है सेनेगल, ठीक है ना। जैसे पिछली कक्षाओं में भी एक बार हमारी बात चली थी, तो आपसे पूछा गया था भाई सेनेगल किस देश में है, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश है। अब अफ्रीका में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसको मैंने यहां लिया है कि लू जो चलती है, गर्म हवाएं जो चलती है, वहां अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इनको आप नोट कर लीजिए। हरमट्टन जो है नाइजीरिया में है, कमसिन ये लू के नाम है, मिस्र में इसको कमसिन कहते हैं, सिराको अल्जीरिया में है, और गिबली लीबिया में है। यानी नाइजीरिया में गर्म हवा को क्या कहते हैं? हरमट्टन कहते हैं। मिस्र में कमसीन कहते हैं, अल्जीरिया में सिराको कहते हैं, और लीबिया में इसे जो है गिबली कहते हैं। ठीक है ना। और ये अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केप ऑफ गुलहास से हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अलग होते हैं। देखिए सागर एक ही है पूरा, है ना, ये पूरा सागर एक ही है नीचे अफ्रीका के। इधर हिंद महासागर है और इधर अटलांटिक ओशन है। लेकिन इसमें जो केप ऑफ गुड होप है, सॉरी केप ऑफ गुड होप नहीं, केप ऑफ अगुलहास है, उससे इसको ऑफिशियली अलग किया गया है। वैश्विक जो विद्वान थे उन्होंने कहा इस जगह से, यहां से इनको हम अलग अलग मानते हैं। पानी एक ही है, कोई फर्क नहीं है सागर में, कहीं पूरे विश्व में पूरा पानी एक ही है, लेकिन उसको कई अलग अलग जगह से जहां से अलग किया गया है, तो केप ऑफ अगुलहास से इसको अलग किया गया है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए जितने भी महत्व के प्रश्न थे हमने तैयार किए हैं। तो अगली कक्षा में आप फिर तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कक्षा प्लस से आप सभी के शुभ और मंगल की कामना के साथ विदा लेते हैं।